अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ तुर्की के एक हॉन्टेड हाउस की स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी स्टोरी है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की रियल हॉरर स्टोरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप लोग अपनी हॉरर स्टोरीज़ मेरे साथ इस ईमेल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी उम्र 17 साल है और मैं दिसंबर 2010 में अपनी फैमिली के साथ तुर्की इस्तांबुल में शिफ्ट हुआ था। और तुर्की आने के बाद जिस घर में हमने रहना शुरू किया था, उस घर में हमारी पूरी फैमिली के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा स्केरी चीज़ें हुई थी। जब हम इस्तांबुल में शिफ्ट हुए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ये जगह मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और वहाँ पर अक्सर बारिश हुआ करती थी और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे अब्बू ने वहाँ पर जो घर खरीदा था वो शहर से कुछ फासले पर था। ये बहुत खूबसूरत घर था। इस घर की 2 स्टोरीज थी। एक बहुत बड़ा गार्डन, घर की एंट्रेंस पर एक खूबसूरत फाउंटेन और एक ब्यूटीफुल टेरेस। मेरी अम्मी ने उस खूबसूरत टेरेस को बहुत ही प्यारे प्यारे फूलों से सजाया था। यहाँ का मौसम ज़्यादातर खुशगवार रहता था। जिस दिन हम उस घर में शिफ्ट हुए थे, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और दीवानों की तरह यहाँ वहाँ झूमता फिर रहा था। मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर था। मेरा बेड दीवार के बिल्कुल साथ, इस दीवार की दूसरी तरफ बाथरूम था। मेरे रूम में मेरा एक स्टडी डेस्क और एक बहुत ही बड़ा सा क्लोजेट भी था और मेरे रूम का बाथरूम बहुत ही खुला और बहुत ही खूबसूरत था। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कुछ भी डरावना या खौफनाक नहीं था। लेकिन फिर कुछ छोटी छोटी चीजों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। जैसा कि जब मैं सोने के लिए बेड पर लेटता था तो मुझे ऐसा फील होता था जैसे कोई अपनी फिंगर से मेरी नेक को टच कर रहा है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता था तो वहाँ कोई नहीं होता था। मेरे बाथरूम से मेरे शैम्पू, मेरे सोप्स, मेरे टॉवल्स, सब चीज़ें गायब होने लगी थी। और जब मैं फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े निकाल कर रखता था तो मेरे कपड़े वहाँ से गायब हो जाते थे और फिर मुझे मेरे कपड़े कभी गार्डन में तो कभी टेरेस पे गिरे हुए मिलते थे। ये सब चीज़ें बहुत अजीब थी, लेकिन मैंने सिचुएशन को बिल्कुल कामली हैंडल किया। मुझे लगा था कि शायद मेरी बहन मेरे साथ मजाक कर रही है, क्योंकि उसको इस तरह की शरारतें करने की आदत थी। लेकिन ये चीज़ें मजीद ख़राब होती गईं और मेरे रूम से मेरी बुक्स, मेरे टेस्ट पेपर और मेरी बहुत सी दूसरी चीज़ें गायब होना शुरू हो गईं। यहाँ तक कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए अपनी बुक्स खोलता तो उनके बहुत से पेजेस फटे हुए होते और ये सब मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरे पास मेरी एक पर्सनल डायरी थी जिस पर मैं अपनी पर्सनल बातें लिखा करता था। मेरे रूम से मेरी वो डायरी भी गायब थी। मेरे रूम की विंडो अक्सर अपने आप खुल जाया करती थी और मेरे रूम का एसी भी काम करना बंद हो गया था। और इन सब चीज़ों के बाद मैं सच में डरने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा और अपना ये रूम अपनी बहन से एक्सचेंज कर लूँगा। और जब मैंने ये बात अपनी बहन से की तो वो अपना रूम एक्सचेंज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से उसको कन्विंस कर लिया और वो अपना रूम चेंज करने के लिए मान गई। लेकिन रूम चेंज करने के बाद भी वो चीज़ें रुकी नहीं। मैं जान गया था कि ये मेरी बहन की शरारतें नहीं है, बल्कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एक रात जब मैं सो रहा था तो सोते हुए मुझे अपनी टांग पर बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई, ऐसे जैसे किसी ने गरम गरम कोयला रख दिया हो। मैं दर्द से फौरन उठा और मैंने अपनी टांग को चेक किया, लेकिन मेरी टांग पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा डर और परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने ये सारी बातें अभी अपने घर वालों से शेयर नहीं की थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताऊं। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आया तो मैंने देखा कि मेरी जो डायरी गुम गई थी, वो डायरी मेरी बहन के मेकअप शेल्फ पर पड़ी थी। और जब मैंने उस डायरी को खोलकर देखा तो उस डायरी पर किसी ने मेरे बारे में बहुत वल्गर बातें लिखी हुई थी और मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था जो ये सब कुछ कर सकता। और फिर मैंने इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात की। जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि उन लोगों के साथ भी ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं और उनके रूम से भी बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। मेरी अम्मी का वेडिंग नेकलेस भी मिसिंग था और मेरे डैड के लॉकर से उनके पैसे। मेरी अम्मी ने बताया कि जब वो रात में सोती हैं तो उनको सोते हुए ऐसा फील होता है जैसे एक बहुत ठंडा हाथ उन्हें टच कर रहा है। और फिर मेरी अम्मी ने मेरी बहन से पूछा क्या उसके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरी बहन ने बताया कि उसकी भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है और उसको रात में बहुत वियर्ड सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और रात में जब वो सोती है तो उसका अलार्म क्लॉक अपने आप ही 2 बजे या 5 बजे ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाता है। इन सब बातों के बाद हम लोग समझ गए थे कि इस घर में किसी जिन का साया है। तो हमने एक मौलवी को बुलाया जो हमारे घर के पास ही रहते थे। जब उन्होंने हमारे घर को चेक किया तो उन्होंने बताया कि इस घर में
3 बहुत ही पावरफुल जिन्नात रहते हैं और वो खुद को इस जगह का मालिक समझते हैं और उन जिन्नात को हमें डरा कर और हमें परेशान करके बहुत अच्छा लगता है। मौलवी साहिब ने बताया कि ये जिन्नात हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो हमें इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। और फिर मौलवी साहिब ने पूरे घर का हिसार किया और पानी पर कुछ दम करके हम लोगों को दिया और ये हिदायत की कि इस पानी को हर रोज अपने पूरे घर में छिड़कना है और कभी कभी समुद्र के पानी से अपने पूरे घर को साफ करना है। इससे हमारे घर से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और फिर हमने वो सब चीजें करना शुरू कर दी जो मौलवी साहिब ने हमें बताई थी और अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसके बाद उन जिन्नात ने हमें कभी भी तंग नहीं किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन जिन्नात से और उनकी शरारतों से निजात मिली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी रियल हॉरर स्टोरीज भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।